वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज हम। तो देखिए ये फर्स्ट जो हिस्ट्री प्रोग्राम है हमारा, तो हिस्ट्री की यूनिट नंबर आज 5th करने वाले हैं हम। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों का उद्भव और सामाजिक आर्थिक आधार, ये हमारे यूनिट का नाम है। आज हम क्या क्या जो है समाप्त करने वाले हैं वीडियो में ही। देखिए प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। प्रस्तावना में किसी भी चैप्टर की बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, किससे रिलेटेड है। इसके बाद हम साक्ष्यों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से उसके बारे में पता चलता है राजपूत काल के बारे में। इसके बाद हम राजपूत शब्द जो है उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे कि राजपूत जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। इसके बाद हम स्वदेशी मूलक सिद्धांत को यानी स्वदेशी मूलक सिद्धांतों को जानेंगे। फिर हम विदेशी मूलक सिद्धांतों को जानेंगे। फिर हाल के पर्यवेक्षकों के बारे में जानने वाले हैं। फिर उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों का किस प्रकार से उद्भव हुआ ये जानेंगे हम। तो देखिए अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना की, जो आरंभिक मध्य काल है उसे बहुत ही परिवर्तन का काल माना जाता है और साथ में महत्वपूर्ण काल भी माना जाता है। आप बोलोगे मैम क्यों माना जाता है? क्योंकि इस टाइम कबीलों में क्षत्रियों का उदय हुआ था, यानी राजपूतों का उदय हुआ था। जो राजपूत हैं उन्हें क्षत्रिय कबीलों का माना जाता था। अब देखिए राजपूत राजा का पुत्र है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि राजा के पुत्र होते थे राजपूत का मतलब। अब देखिए योद्धा वंश के होते थे। आप सोच रहे होगे मैं किसी एक परिवार के बारे में बात कर रही हूँ या एक वर्ग के बारे में बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं। जो भी इस वर्ग में नया वर्ग था राजपूत वर्ग, जो कि युद्ध क्या करते थे और किस प्रकार साम्राज्य का विकास क्या करते थे और साम्राज्य की सुरक्षा किया करते थे, जिस प्रकार से साम्राज्य की सुरक्षा की जा सके। तो राजपूत काल में आप देख सकते हो कि इन्होंने बहुत तरीकों से जो है आप बोल सकते हो बहुत ही परिवर्तन करने का प्रयास किया। इन्होंने मध्य क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में एक आकार दिया, क्या भारत के इतिहास को एक बहुत ही बेहतरीन आकार दिया, जिसके वजह से सामाजिक राजनीतिक रूप से हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। अब चलिए हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लिया कि राजपूत काल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि राजपूत जो है क्षत्रिय वंश के हैं। तब देखिए इसमें क्या है, हम साक्ष्य के बारे में अगर बात करते हैं तो राजपूतों की वंशावली और कालक्रम जो है विवरण जो है इतिहासकारों को जो है अभिलेखों में साक्ष्यों से प्राप्त होते हैं। अब देखिए जो राजपूतों की वंशावली का मतलब क्या होता है, उनका वंश, उनके वंश के बारे में क्या, जो कालक्रम यानी सीरीज वाइज यानी 1 2 3 ऐसे सीरीज वाइज जो है विवरण जो है इतिहासकारों को अभिलेखों साक्ष्यों से प्राप्त होता है। अब मान लीजिए किसी भी इतिहास के बारे में आपको जानना है, किसी भी साम्राज्य के बारे में जानना है या इतिहास के बारे में जानना है, तो आपको कुछ साक्ष्य आवश्यक होते हैं। कुछ साक्ष्य मिलेंगे, पुरातात्विक मिलेंगे, है ना। आपको पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा जानोगे या तो आप साहित्यिक साक्ष्यों की मदद से किसी इतिहास के बारे में जानते हो। तो इसमें यह बताया गया है जो राजपूत की वंशावली है उसे काल अनुक्रम विवरण के द्वारा इतिहासकारों ने अभिलेखों के साक्ष्यों के द्वारा प्राप्त किया है। जो अभिलेख हैं, लिखे गए अभिलेख हैं, उनके द्वारा उन्हें साक्ष्य मिले हैं किस बारे में, राजपूत काल की वंशावली के बारे में। अब देखिए राजा भोज को जो है ग्वालियर में शिलालेखों के कन्नौज के रूप में प्रतिहारों का उल्लेख रामायण के लक्ष्मण जी के वंशज के रूप में किया जाता है। अब इसमें क्या है, जो ग्वालियर का शिलालेख है, जो राजा भोज हैं उनमें क्या है, ग्वालियर में शिलालेख मिलता है। शिलालेख यानी शिलाओं पर लिखाया गया लेख, क्या शिलाओं पर लिखाया गया लेख मिलता है, जिसमें कन्नौज के प्रतिहार का उल्लेख, जैसे आपको मैंने कल बताया था आपको यूनिट नंबर 4 में कि प्रतिहार क्या होते हैं, तो इनके वंश के बारे में पढ़ा था हमने। तो प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। जो प्रतिहर है यानी जो वंश है, अब देखिए प्रतिहार एक वंश इसमें आपको बताया था। अब इसमें क्या है, उन्हें रामायण के लक्ष्मण जी के वंशज के रूप में जोड़ा जाता है। ये माना जाता है जो प्रतिहर है वो लक्ष्मण जी के वंश से ही संबंधित है। तो ये बताएगा इसके अंतर्गत। अब देखिए इसमें हर्ष का शिलालेख जो, अब देखिए हर्ष आपको बताया था मैंने हर्षवर्धन के बारे में। अब ये बताया गया है जो हर्ष का शिलालेख है चौहानों को जो है गोवक के साक्ष्यों से जोड़ता है, गोवाक के साक्ष्यों से जोड़ता है। आप बोलोगे हम गोवाक के साक्ष्य, या आप बोलोगे वंशज हैं जिनके साक्ष्यों से जोड़ा जाता है। इसके बाद और ये दर्शाता है कि सूर्य वंशज है। आप देखिए चौहान आप बोलोगे मैम ये चौहान जो है इनको जो है गोवाक के साथ जोड़ा जा रहा है, जिन्हें सूर्य का वंशज बताया रहा है, यानी सूर्य का वंशज बताया जा रहा है, उनके ही वंश का बताया जा रहा है, से संबंधित है।
व्योजोलिया जो है, व्योजोलिया शिलालेख जो है चौहानों को वंशावलियों का पता देता है। जो व्योजोलिया शिलालेख है वो चौहानों के वंशज का यानी वंशावलियों का, उनके वंशज का पता देता है, उसके बारे में ब्यौरा देता है, विवरण देता है। ये बताया गया है के रूप में विवरण देता है और यह साहित्य थे। इसके बाद जो है राजा बन जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले ये सामंत थे। कौन? आप बोलोगे मैम कौन? देखो चौहान जो है ये बताया गया है कि चौहान पहले सामंत थे। सामंत मैंने आपको कई बार बता दिया है कि सामंत का मतलब क्या होता है। देखो सामंत क्या होते हैं? जिन्हें राजा का समर्थन प्राप्त होता है, राजा कहीं ना कहीं उन्हें अपना पावर दे देते हैं। अब वो क्या है, पहले वो सामंत बने, अब देखिए अब वो सत्ता को छीन लिया इन्होंने, अब वो क्या राजा बन गए। इसी प्रकार से सामंत क्या क्या करते थे, वो पहले सामंत बनते थे और फिर राजा के ही सिंहासन को छीन के खुद जो है स्वयं राजा बन जाते थे। तो ये बताया गया फिर वो राजा बन गए। विभिन्न रूपों में साहित्यिक साक्ष्य राजपूतों के इतिहास के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। इसमें क्या है, पुनर्निर्माण में यानी किसी भी इतिहास के बारे में जानना है, जहां हमें साक्ष्य मिल रहे हैं, आप मुझे बताइए साक्ष्य मिलते हैं तो किसी भी इतिहास के बारे में हम पुनर्निर्माण कर रहे हैं यानी उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसकी चीजों को जोड़ जोड़ के इतिहास के रूप में ही समझने का प्रयास कर रहे हैं उसी काल के द्वारा। तो ये है इसके अंतर्गत। अब देखिए जो है ख्यात शब्द का, जो ख्यात शब्द शाब्दिक अर्थ है अतीत का लेख जो होता है। अब ख्यात शब्द का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है अतीत का लेख, यानी अतीत का लेख यानी अतीत के द्वारा लिखा गया जो लेख, जो अतीत के समय में लिखा गया था। जैसे कि नैन्सी ख्यात, बाकी दासरी ख्यात और इसी प्रकार से श्यामा दासरी ख्यात चारण परंपरा के रूप में माने जाते हैं। चारण परंपरा के रूप में लेखक हैं कि चारण साहित्य के रूप में जाने जाते हैं। आप बोलोगे मैम ये चारण क्या होते हैं, समझ नहीं आ रहा चारण के बारे में। अब मैं बताती हूँ आपको। जो राजा होते हैं अपने पास कवियों को रखते हैं जो कि उनके बारे में ही बहुत ही अच्छी चीजों को लिखते हैं। अब मान लीजिए राजा अपने द्वारा किसी व्यक्ति को रख रहे हैं, किसी लेखक को रख रहे हैं, तो ये तो नहीं चाहेंगे राजा कि उनके बारे में कुछ गलत लिखा जाए या उनके वंश के या उनके साम्राज्य के बारे में या जनता के साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है उसके बारे में लिखा जाए। वो तो उसी प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से राजा चाहता है, जिससे राजा प्रसन्न हो और उन्हें ज्यादा आय दे। तो इसीलिए हम जो ये चारण दास के द्वारा लिखे जाते हैं, चारण लेखकों के द्वारा लिखे जाते हैं, इनके ब्यौरे पे बहुत ही सावधानी बरतते हैं, इसमें विश्वास थोड़ा कम करते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो अपने साम्राज्य के बारे में अच्छा ही लिख सकते हैं, गलत नहीं लिख सकते। तो इसीलिए हम किसी एक साक्ष्य के द्वारा संतुष्ट नहीं होते, बहुत सारे साक्ष्य लेते हैं, दूसरे राज्यों के साक्ष्य को भी लेते हैं, उसके बाद चीजों को जो है हम समाप्त करने, चीजों को जो है जोड़ के फिर उसके बाद समाप्त करते हैं, तब जाके हम समाप्त करते हैं। चीजों का ब्यौरा करने के बाद पहले उस चीज को समझते हैं, उसका परीक्षण करते हैं कि ये बात कहाँ तक सत्य है। तो ये इतने ज्यादा अच्छे से बोल देते थे चीजों को, राजा को इतना महान बना देते थे कि कभी कभार विश्वास भी नहीं होता क्या ये राजा इतना कर सकता है। तो ये बताया गया इसके अंतर्गत। देखिए जो साहित्य का एक यह काव्य रूप लिखाया गया था। देखो काव्य रूप लिखाया गया जिसमें लेखक द्वारा राजा की प्रशंसा की गई है। देखो लेखक के द्वारा क्या है, राजा की प्रशंसा की जा रही है जिससे कि राजा खुश हो जाए। और चारण साहित्य का एक विश्लेषण करते थे। तो चारण है वो क्या, साहित्य का विश्लेषण करते थे। अब देखिए और समय सावधानी, इसमें क्या, समय की सावधानी पूर्वक अवलोकन। इसमें क्या है कि हमें समय का सावधानी पूर्वक अवलोकन करना है जो उनके द्वारा ब्यौरा दिया गया है, क्योंकि वो राजा की हद से ज्यादा प्रशंसा कर दे रहे हैं। कभी कभार राजा उतना योग्य भी नहीं होता था जितनी प्रशंसा की जाती थी। तो ये बताया गया है कि आवश्यकता पड़ती थी क्योंकि इनमें संरक्षण प्रदान करने वाले राजाओं को अतिशोक्ति पूर्वक विवरण देने की प्रबल प्रवृत्ति होती थी। यानी देख ले अब राजा जो है लेखक को पैसे देंगे, है ना, क्योंकि उनके बारे में लिख रहा है वो। अब वो राजा ये तो नहीं चाहेंगे कि उनके साम्राज्य के बारे में कुछ भी गलत लिखा जाए। चलिए राजपूत शब्द की परिभाषा के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो देखिए राजपूत शब्द एक शासक और सैन्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जो राजपूत शब्द है एक शासक यानी राजा, और उसके बाद क्या है सैन्य वर्ग यानी सैनिक का वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है यानी राजपूत वर्ग। अब देखिए जो कि मूल रूप से क्षत्रिय थे। अब देखो राजपूत क्या थे, क्षत्रिय थे यानी योद्धा वर्ग के थे, युद्ध करते थे और साम्राज्य का क्या और बढ़ाते साम्राज्य को, साम्राज्य की रक्षा करते थे, ये बताया गया। और इस शब्द का उपयोग विशिष्ट योद्धा वर्गों के लिए किया जाता है, यानी इस शब्द का उपयोग एक विशिष्ट एक महान योद्धा के लिए किया जाता है राजपूत शब्द का उपयोग, ये बताया गया है, जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में उत्पन्न हुए थे। अब देखिए राजपूत जो है कहाँ उत्पन्न हुए हैं, भारत के उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में उत्पन्न हुए थे राजपूत, ये बताया गया है इसके अंतर्गत। राजपूतों ने अगले कुछ शताब्दियों में धीरे धीरे अपने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधार को मजबूत किया।
अब क्या है, अगले कुछ वर्षों में ही राजपूतों ने क्या किया, अपने आप को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग कर लिया, बहुत ही मजबूत कर लिया इन्होंने। अब देखिए इसके बाद क्या, जो इन्होंने मजबूत विस्तार किया, इसके बाद क्या, राजपूत शब्द। अब इसके बाद इन्होंने साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया। अब राजपूत शब्द जो है, राजपूत यानी राजा का पुत्र, इसका मतलब क्या है, राजा का पुत्र, राजपुत्र, है ना। तो इसमें क्या है, एक भ्रम रूप से प्रतीत होता है, यानी एक उपभ्रंश के रूप में प्रतीत होता है कि राजपूत, राजपूत जो है, राजपूत राजा का पुत्र, अर्थात जिसमें आक्रमणकारियों से अपनी राजा या मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई की। अब देखिए राजा का पुत्र, राजा का पुत्र क्या करेगा, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तत्पर रहेगा और युद्ध करने के लिए रणभूमि पे क्या उतर जाएगा, ये बताया गया है इसके अंतर्गत। तो लड़ाई करने के लिए तत्पर रहेगा। तो एक उच्चतर क्षत्रिय, इस शब्द का उपयोग किसी एक विशेष क्षेत्र के लोगों के लिए किया जाता है। इसमें क्या है, तैवर्नियर कहते हैं कि राजपूत एकमात्र जो है मूर्ति पूजक थे, जो कि बहुत, इसमें क्या, बहादुर और हथियार प्रयोग करने में वंशज थे। इसमें क्या है, जो ये बताया गया कि राजपूत जो है वो बहुत ही ताकतवर होते थे और साथ में देवताओं को भी माना करते थे इसके अंतर्गत, और जो है हथियारों का उपयोग करते थे। किस लिए करते थे, अगर युद्ध होता था तो इसलिए करते थे। अब देखिए जो वीडियो है वो ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं नेक्स्ट